दमन इतिहास का सबसे चर्चित केस स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी का जो जमीन मामला है वो लगातार चर्चे में तो चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि शासन से लेकर प्रशासन तक या फिर ये कह लें कि न्यायपालिका तक किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने पर लगी हुई है। दमन के इतिहास का ये काला कौभांड कहीं ना कहीं दमन के माथे पर एक काला धब्बा बनकर अब सजने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला धीरे धीरे पूरे देश में विख्यात होते जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि दमन के जो शासन प्रशासन या प्रशासनिक लोग हैं या राजनेता हैं, उनके कान पर एक भी शू तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी का जो मामला है, जिस तरीके से चर्चे में आया और चर्चे के बाद जिस तरीके से वो राष्ट्रपति तक पहुंचा, आपको वापस एक बार याद दिला दूं, राष्ट्रपति तक इस मामले को पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में किसी प्रकार की कोई पुख्ता जांच या निष्पक्ष जांच या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका एकमात्र ही कारण है क्योंकि जो दीपेश टंडेल है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पिछले साल तक दीपेश टंडेल, जिनके ऊपर यह मामला है, एफआईआर तक हो चुकी है उनके ऊपर, एफआईआर अभी भी चालू है, वो क्लोज नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मामले को दबाया क्यों जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के दामन पर दाग लग रहा है, इस वजह से इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। दीपेश टंडेल बीजेपी के दमन के प्रेसिडेंट थे, पिछले साल प्रेसिडेंट पद से हट गए हैं, किसी दूसरे को दिया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता आज भी हैं वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आप सत्ताधारी हैं तो किसी भी कार्य को आप गलत तरीके से कर सकते हैं? इस पूरे मामले को वापस एक बार विस्तार से जानेंगे। हालांकि जितने सारे हमारे चैनल पर वीडियो चले हैं, एक एक करके वो आप सभी देख सकते हैं। अब आगे किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई, कोर्ट में इस मामले को क्यों बंद कर दिया गया, आगे किस तरीके की कार्रवाई हुई, कुंदन पार जो लगातार हमारे साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं, कहां कहां गए और किस तरीके का उनको आश्वासन मिला, ये जानते हैं इस पूरे मामले में इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में कुंदन पार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हुआ आगे इस पूरे मामले में? आगे तो अभी क्या है, लास्ट टाइम जो लोक अदालत दमन में हुई थी, राष्ट्रीय लोक अदालत, तो उसमें मैंने सोचा था कि बाहर के वकील और बाहर के जज आएंगे, लेकिन मेरा मामला उसमें लिया नहीं गया, जबकि मैंने एप्लीकेशन जज को दे दी थी। और मुझे जो लीगल है, जो दमन के जो लोक लीगल एड सर्विस है, उन्होंने बताया था कि आप एप्लीकेशन कर दो जज को, तो जज फिर उसमें लोक अदालत में ले लेंगे आपकी केस। लेकिन ये हुआ कि उन्होंने मेरा केस खारिज कर दिया, और इस आधार पर कि आपने जो प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, जो मामला है, वो प्रॉपर्टी करीब 67 लाख की प्रॉपर्टी है, और आपने 300 रुपये फीस जमा करके दावा किया है। तो मैंने जज को जवाब दिया, ऑर्डर का जवाब दिया कि मैंने प्रॉपर्टी के खिलाफ क्या दावा नहीं किया, मैं तो फ्रॉड के खिलाफ हूँ, और मैंने कोई हक या हिस्सा मांगा नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप फीस जमा करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर केस डिसमिस हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि आप डिसमिस कर दो, फिर मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा करके। तो उन्होंने केस डिसमिस कर दिया इस आधार पर, यही आधार कि आपने प्रॉपर्टी के हिसाब से फीस जमा नहीं किया करके। तो मैं अभी वो रजिस्टर विजिलेंस डिपार्टमेंट में जज की शिकायत कर दी है, और करीब ये 2 तारीख को मैंने शिकायत कर दी है। और उसमें मैंने ये जो तलाटी जो होता है दमन का, कथीरा का जो तलाटी है, उसका नाम है सतीश कुमार नंजी, जो वाणंग बारा का है, उसका भी नाम मैंने लिख दिया है। क्योंकि 1/14 का नकल जो होता है जमीन का पेपर होता है, उसमें तलाटी के बिना नाम आता नहीं है। तो ये मामला हम शुरुआत से मामलतदार में केस किया था, एप्लीकेशन की थी, तभी भी उन्होंने कोई हमको जवाब नहीं दिया था। और अभी जो मैंने रजिस्टर विजिलेंस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी, उसमें मैंने तलाटी का भी नाम दिया है, सतीश कुमार नंजी, और सब रजिस्टर जो सिल्वेना एलएम परेरा, उनका भी नाम दिया है। क्योंकि आगे मैंने बोला हुआ 1/14 का नकल में तलाटी के बिना नाम नहीं आते, और सैलरी जो बनती है वो सब रजिस्टर के बिना सैलरी बनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कौभांड है। ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये पूरे दमन के जो भी पब्लिक है उनके फायदे में है।
क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं रजिस्टर डिपार्टमेंट में विश्वास करते हैं, और इन लोग अगर रजिस्टर डिपार्टमेंट में ऐसे फ्रॉड को सपोर्ट करेगी, फ्रॉड लोगों को सपोर्ट करेगी, और तो फिर क्या रह जाएगा करके। आपको क्या लगता है कौन कौन इसमें मिला हुआ है? हाँ, क्या लगता है आपको कौन कौन मिला हुआ है इसमें? इसमें जो रजिस्टर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और ये जो मामलादार डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट, जो दमन की पुलिस है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो उन लोग इस मामले को पे कुछ ना कुछ रिजल्ट लाते। अभी जो पुलिस बोल रही है कि ये हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो हाईकोर्ट में केस है तो उन लोग 2022 का मामला है, तो 2022 हम लोग कब्जा कैसे कर सकते हैं, उनको परेशान कैसे कर सकते हैं। और ये जो शब्दों का खेल खेल रहे हैं कि हाईकोर्ट में केस है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हाईकोर्ट में केस है तो क्या ये आरोपी है जो FIR आरोपी है उनको अधिकार है क्या कि हमको परेशान करना, हमारा पानी कट कर देना, लाइट कट कर देना, और हमारी जीवन जरूरत की चीजें जो पीने का पानी है वो कट कर देना, और गटर लाइन चौकअप करना, उनको क्या अधिकार है? मैंने कोई हक या हिस्सा तो मांगा नहीं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर तुमने खरीदे साबित करे, तो इसमें जो भी अधिकारी हैं उन लोग भी उनके सपोर्ट के बिना तो इतना बड़ा फ्रॉड होता नहीं है। केस जो FIR बताया आपने, FIR किस मैटर पे हुआ था और किस किस के ऊपर हुआ है? FIR जो हुआ है हमारी बिल्डिंग में, इन्होंने बोला कि हमने खरीदा और विदाउट कोर्ट नोटिस, विदाउट कोर्ट ऑर्डर हमारे बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने FIR लिखा दी, तो FIR रजिस्टर करा दी। तो FIR रजिस्टर की तो उन्होंने मैंने ये भी किया था कि एट्रोसिटी का मामला भी मैंने दर्ज किया था, फरियाद की थी। तो उन्होंने क्या किया कि आगोतरा जामीन लेके उन लोग हाईकोर्ट में चले गए, और हाईकोर्ट में FIR कॉजिंग का मामला दर्ज कर दिया, और फर्स्ट पार्टी बना नरेंद्र पुलिस स्टेशन को फर्स्ट पार्टी बनाया। तो जब मैं सेकंड पार्टी मुझ कुंदन पार को बनाया, तो फर्स्ट पार्टी जो नरेंद्र पुलिस स्टेशन है उनके पास तो उनका सरकारी वकील है, फिर भी उन लोग उनको गलत साबित नहीं कर सके, कुछ कार्रवाई नहीं करा, और मुझे ये बोल रहे हैं कि बार बार कि आप वकील को जब मैंने बोला कि मुझे वकील की जरूरत क्या है, जब उन्होंने खुद बोला हमने खरीदा हुआ है, हमको सोचा था परमिशन है, तो मैं तो कोई हक या हिस्सा मांगा नहीं हूँ, मैं तो फ्रॉड के खिलाफ हूँ। तो मैं जब एक कॉमन मैन होकर अगर मैं पूरा फ्रॉड को खुला फ्रॉड क्या है वो जान सकता हूँ, तो नरेंद्र मोदी पुलिस स्टेशन का वकील क्या कर रहा है, उसने क्यों नहीं किया? और फर्स्ट पार्टी हुए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने गलत साबित करने का उनका जिम्मेदारी, उनकी फर्स्ट जिम्मेदारी है। मतलब आप ये ऐसा कहना चाहते हो कि जो पुलिस है वो भी इनके साथ में मिली हुई है? हाँ, पुलिस उनका इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो अभी फिर मैंने SP साहब को, जो केतन बंसल है SP साहब, जो उनको मैंने एप्लीकेशन किया, करीब 20 पेज का एप्लीकेशन, उसमें मैंने बताया कि 2024 में उन लोगों ने कब्जा करके हमको परेशान किया और इस तरह से गलत किया। तो उन्होंने करीब 2-2.5 महीने के बाद हमको जवाब दिया, 2-2.5 महीने का जवाब दिया। ये जवाब दिया कि हमने देखा सब बराबर है, और जमीन में भी उनका नाम है, सब बराबर है, और कुछ गलत नहीं करके ऐसा हमको जवाब दिया। तो अभी मैंने क्या किया, अभी जो रजिस्टर बिजनेस में जो जज के खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया है, जज है जो सीनियर डिवीजन की जज है परिणीता वाघ, उनके ऊपर मैंने कंप्लेंट कर दिया है। तो अभी उसमें ये भी SP साहब का जो लेटर दिया था मैंने, वो एप्लीकेशन दिया था, वो भी मैंने अटैच किया है, और उनका जो जवाब भी अटैच किया है। अभी उनको SP साहब को आरोपी के कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, कौन से आधार पर तुमने बताया, हमको आधार बताया नहीं कि सही है, किस आधार पर सही है हमको बताया नहीं है। अभी उनको कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। एक IPS डिग्रीधारी अधिकारी को कटघरे में खड़े होकर जवाब देने वाले, कौन से आधार पर इतने बड़े फ्रॉड को तुमने सही बता दिया, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ऐसा पता चला है कि आप उनके काम से खुश होके जब उनके पास आप लेटर देने गए, उनसे मिले, तो आपने सल्यूट भी मारा उनको? हाँ, मैंने उनको जब लेटर देने गया तब मैंने उनको सल्यूट किया था, क्योंकि उन्होंने दमन में ऐतिहासिक कदम उठाया था कि जो 9 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मतलब एक किसी जो टूरिस्ट से पैसा वसूली किया था, और उस मामले में SP साहब नए थे, उन्होंने कदम उठाया था, उन्होंने 9 पुलिस वालों को जेल में डाल दिया था और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की थी। अभी भी उन लोग जेल में ही है। तो उसके हिसाब से मुझे उन पर गर्व हुआ, और मैंने उनको फर्स्ट मुलाकात में उनको सैल्यूट किया था। लेकिन अब जब SP साहब ने ये जवाब दिया कि ये सब सही है, जो गलत, जो मैंने सब प्रूफ, मैंने खाली एप्लीकेशन, मैंने साथ में सब पेपर अटैच किए थे किस तरह से गलत है करके, और करीब मैंने 172 पेज का पूरा फाइल दिया था।
तो भी उन्होंने पूरा इंक्वायरी नहीं किया और सीधा ये जवाब दे दिया कि अपना पल्ला झाड़ने का जैसा जवाब दिया कि ये सब सही है करके। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने उनको जो सैल्यूट किया वो सैल्यूट वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सैल्यूट उनके ऐसा नहीं बोला कि वो मेरी सैल्यूट के लायक नहीं, मैं उनके लायक नहीं हूँ, क्योंकि आईपीएस डिग्रीधारी जो भी होता है, आईपीएस डिग्रीधारी या आईएएस डिग्रीधारी, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की होती है, उन्होंने संविधान की कसम खा के डिग्री ली होती है। तो अभी उन लोग ये संविधान को कैसे भूल जाते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा उनके दबाव में आके या फिर पैसे वाले के दबाव में आके अगर गलत को सपोर्ट करेंगे तो फिर ये खुशी से बैठते क्यों है? क्यों उनको अधिकार ही नहीं है खुशी से बैठने का? मैं तो चाहता हूँ कि उन लोग अपनी खुशी से, जब उनको जो काम दिया है अन्याय के खिलाफ आवाज करने का, जो अन्याय नहीं होना चाहिए, तो फिर उन लोग वो खुशी से बैठते क्यों है? खुद उतर जाओ ना, क्यों खुशी से बैठ के क्यों आईपीएस डिग्री को इंसल्ट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि एसपी जिस तरीके से काम कर रहे थे, अब किसी के दबाव में आके उस निष्पक्ष काम को उन्होंने बंद कर दिया? मुझे तो ये लगता है कि वो किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं। और ये जो दीपेश टंडन है, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, उनके जो पहचान है बीजेपी में, उसकी वजह से वो दबाव में आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि दबाव में है उसकी वजह से ये थोड़ी होगा कि मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं तो आगे जाऊंगा। अभी ये जो एसपी साहब है उनको हाईकोर्ट में कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा कि कौन से आधार पर तुमने ये बोल दिया कि ये सब सही है करके। लेकिन कहां तक आप लड़ोगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कि अगर शासन प्रशासन सभी मिला हुआ है, यहाँ तक कि न्यायपालिका का, जैसे हमने पिछले वीडियो में चला है कि न्यायपालिका के पास जो आपने लेटर दिया वो उनके पास भेजना चाहिए था, वो भी लगातार उनके पास लगभग 1.5 साल तक पड़ा रहा। तो जब न्यायपालिका भी सपोर्ट नहीं कर रही है, शासन प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब कोई भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है इस मैटर को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं। देखो, मेरे पिताजी ने बोला था कि भाई प्रलय आएगा और सब लोग मर जाएंगे, तब क्या करोगे? तो वो कर लेगा। मैं इस मुद्दे को इतना ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं कि आतंकवाद को नाथना चाहिए, आतंकवाद को नाथना चाहिए, तो ये जो घर में जो हो रहा है आतंकवाद, ये भी एक टाइप का आतंकवाद है। फ्रॉड को सपोर्ट करना, अन्य जो गलत को सपोर्ट करना, ये भी एक टाइप का आतंकवाद है। अभी देखिए, अभी जो तमिलनाडु में जो सीएम हुए हैं विजय थलपति, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। हर एक पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा भी बंद बताते हैं। तो उन्होंने क्यों लगाया? कि उनको एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है, उनको पब्लिक के भले में काम करना है, उनको ये खाली अपना कॉलर टाइट नहीं करना है। उन्होंने ये तक भी कर दूसरा एक कदम उठाया कि लड़कियों के लिए उन्होंने वो लेडीज पुलिस फोर्स खड़ी कर दी, ताकि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत हो तो कोई नेता या कोई उनका इन्वॉल्वमेंट, जो लेडीज पुलिस है डायरेक्ट सीएम से कांटेक्ट करेगी और उनको लड़कियों को जो गलत हो उनको न्याय मिलेगा करके। तो ये ऐसा होना चाहिए। इतने बड़े तमिलनाडु में ऐसा होता है, इतना छोटा सा एक दमन है, जो मेरा जो गांव है उमरसाड़ी, उतना ही तो है दमन। तो उसके लिए उसमें भी इन लोग नहीं कर सकता। अन्याय को कब तक सपोर्ट करोगे? मैं अगर इन लोग इतना सपोर्ट करे तो मैं जो इनके ऐसे भी तो इनकी जो आईपीएस डिग्री है या फिर आईएएस डिग्री है और या एलएलबी डिग्री है, उनसे कि मैं मेरे साथ खाली आर्गुमेंट करना चाहिए, मैं इनके डिग्रियों की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं खाली आर्गुमेंट में धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या लगता है आपको किस तरीके से इस मामले में न्याय मिलेगा? मामले में क्या है, मैं देखो भाई, जितना इन लोग आगे जा, मैं लास्ट में तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दूंगा। तो इंक्वायरी तो होगी, नहीं होगी तो मैं भी देखना तो कौन कौन इसमें मिला हुआ है। क्योंकि ये यहाँ पे जो दमन में जो केस चला उसमें 2.5 साल में मेरे सामने जो वकील है, जो चित्रा का वकील है ठाकुर पटेल है, मारियो लोपेस है और समीर मोडासिया है, और सरकारी वकील जो गोवर्धन पुरोहित है, उन लोग ने मुझे क्रॉस तक नहीं किया। 2.5 साल में एक भी बार मुझे सवाल नहीं पूछा कि आप कैसे बताते हो कि व्हील बोगस है और सैलरी बोगस है, जबकि मैं तो यही बोल रहा हूँ व्हील बोगस है, सैलरी बोगस है। तो मुझे सवाल करना चाहिए था। और सरकारी वकील जो है, सब रजिस्टर के जो वकील है, सरकारी वकील गोवर्धन पुरोहित, वो 2017-18 में बोगस बिल के आधार पर चित्रा के पक्ष में मुझे क्रॉस किया था और वो केस हार गया था।
वो केस हार गया था और मैं केस जीत गया था। तो जब वो प्राइवेट वकील था तब वो बोगस विल के पक्ष में मुझे क्रॉस किया था, आधार पर मुझे क्रॉस किया था। तो आज वो सरकारी वकील कैसे बन गया? इस पूरे मामले में जो एक मोड़ आया बीच में कि जब तारीख कोर्ट में थी, कोर्ट में तारीख के बाद क्रॉस करने के लिए आपको बोला कि दीपेश टंडेल आपके सवालों का जवाब देगा। हाँ। क्या लगता है उस मामले में जज और वकील दोनों फंस गए, क्योंकि उसके बाद ही आपका केस क्लोज किया गया? हाँ, अभी क्या है कि उसमें जो रेंट केस किया है, वो जो उसका जो दीपेश टंडेल का वकील जो है, वो उसको मैं वकील में तो गिनता नहीं हूँ, लेकिन उसने जो वकील किया वो मुझ पे नोटिस डाला कि आपने भाड़ा देना होगा करके। तो मैंने पूछा कौन से आधार पे तुम मुझे कौन से आधार पर रेंट केस डाल सकते हो? मैं तो उसका कोई एग्रीमेंट किया नहीं हूँ। तो जब मैंने उसका क्रॉस किया तब वो बोला है कि हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी तब उसका एक हाउस नंबर था, फिर हमको डीएमसी ने 2 हाउस नंबर अलॉट किए, नए 2 हाउस नंबर अलॉट किए। तो देखने वाली बात है 34 ईयर्स पुराने 34 साल पुरानी बिल्डिंग का नए हाउस नंबर किस अधिकारी ने दिया? और जिस अधिकारी ने दिया उसको कटघरे में आके जवाब देना पड़ेगा। और ये जो डीएमसी के जो सीईओ है संजाम सिंह, वो हमको बता दे कि हमारी बिल्डिंग पुरानी अशोक दलाल हॉस्पिटल का 48 है और हमारी बिल्डिंग के 20 साल बाद बनी बिल्डिंग का 47 बता रहे हैं। तो उसको अभी बताना पड़ेगा 20 साल के बाद पीछे नंबर कैसे आ सकते हैं करके। और ये जो इसमें जो ये जो 21 सेंचुरी जिसने लिया है वैभव नाडकर्णी, वो भी फ्रॉड में शामिल है। और क्या भरोसा उनका ये टारगेट हो कि भाई ये प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें इतने बड़े कौभांड को ये जो चित्रांश जो बोगस बिल बने उसमें भी उसका सपोर्ट हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, वैभव नाडकर्णी ने जो प्रॉपर्टी वहां पर ली, जो डॉक्टर अशोक धनवानी का हॉस्पिटल था, वहां पर अभी 21 सेंचुरी हॉस्पिटल बन गया। पेपर जब बोगस है जिस तरीके से, क्योंकि ये बात तब साबित होती है जब कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को थोड़ा सा 1 मिनट में समझाते हैं। ये मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने कोई जगह या फ्लैट या घर जमीन कुछ भी लिया है, तो मुझे सिर्फ अपने नाम के दस्तावेज कोर्ट में दिखाने और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सालों से ये केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, एक पेपर तक नहीं दिखाया जा रहा है कि ये मेरे नाम पर है और वहां पर मैटर क्लोज हो जाए कि कुंदन पाल यहाँ पर गलत है और ये मैटर अब यहाँ पर क्लोज होता है, इन्होंने झूठा केस किया हुआ था। जब इतने सालों से ये केस चल रहा है और वहां पर जब दस्तावेज कोर्ट के अंदर नहीं दिखाए जाते और ये नहीं साबित होता है कि ये मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जो बताया इन्होंने कि 21 सेंचुरी के जो वैभव नाडकर्णी है, उन्होंने भी वो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या किसी लालच में उन्होंने वो प्रॉपर्टी वहां पर खरीदी कि कम सस्ते दामों में मिली हो और दमन के अंदर जगह मिल रही है तो ले लेते हैं? क्योंकि ये केस लगातार कोर्ट में चल रहा है, इसी पूरे मामले में एक एफआईआर भी हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि जो दीपेश टंडेल ने उन्होंने ये जगह खरीदी है और लीगली तौर पर ये उनकी है। तो फिर इस पूरे मामले में इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? और अब तो सवाल उठने लगा है 21 सेंचुरी हॉस्पिटल के ऊपर भी कि आखिरकार उन्होंने इस जगह को लिया कैसे? क्या गलत दस्तावेज बनाकर लिए गए? दूसरा, जो हॉस्पिटल वहां पर बनाया, उस हॉस्पिटल का ढांचा जैसे कि आप देखेंगे, जो हॉस्पिटल बना हुआ है पार्किंग की जगह नहीं है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वहां पर पार्किंग की जगह होनी चाहिए। दूसरा है कि गैस लाइन किस तरीके से बिछी हुई आप देख सकते हैं, वहां पर बेसमेंट भी कुछ भी नहीं है, फायर की सेफ्टी भी बराबर नहीं है, बाहर जो है रोड के किनारे तक हॉस्पिटल बना हुआ है, जबकि इस तरीके से कभी भी हॉस्पिटल बनता नहीं है। हॉस्पिटल के सामने या बगल में पूरी तरीके से सेफ पार्किंग होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल में नहीं मौजूद है। तो आखिरकार दमन में इतने बड़े हॉस्पिटल को परमिशन कैसे मिल गई, हॉस्पिटल चालू कैसे हो गया? कई सारे सवाल हैं, कई लोग इस पूरे मामले में घेरे में आते हैं। दूसरा, कुंदन भाई के इस पूरे मामले में जितने लोग आपको लगता है संलिप्त हैं, क्या उन सभी के कार्रवाई की कहीं पे आपने मांग की है अभी तक? जैसे कई लोग इसमें बताए कि भाई इसमें नगर पालिका भी आ गया, जीबी भी आ गया। हाँ, अभी इसमें क्या है कि जो 21 सेंचुरी का जो मामला है उसमें वो उस बिल्डिंग के 4 हाउस और बता रहे हैं, जबकि वो 4 हाउस नंबर डॉक्टर साहब के 4 प्लॉट के हैं।
और डीएमसी का जो सीईओ है संजय सिंह, वो ये बता रहा है कि ये जो 20% जो अभी जो है उसका 4 हाउस नंबर है, तो 4 हाउस नंबर तो एक्चुअली डॉक्टर साहब के 4 प्लॉट के हैं, तो कहने का मतलब कि और हमारी बिल्डिंग का 48 बता रहा है, और वो जो 20 साल बाद बनी बिल्डिंग का 47 बता रहा है। तो कहने का मतलब कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और इसमें 4 हाउस नंबर कैसे हो सकते हैं कि अलग अलग पार्टी ने उसमें लिया हो, तो बात है, ये तो एक ही नाटकर्णी के नाम पे ही 4 हाउस नंबर है। और जब डीएमसी ने हाउस टेस्ट के लिए नोटिस जारी किया था पूरा दमन को, तब 4 नोटिस आया था हमारे पास, क्योंकि 4 प्लॉट डॉक्टर साहब के थे इसके लिए। अभी क्या लगता है आपको आगे किस तरीके से आप इस पे काम करेंगे पूरे मामले में? इसमें यही कि अभी मैं हाईकोर्ट में अपील में जा रहा हूँ, वहां पे सभी को जैसे डीएमसी का सीईओ है संजय सिंह, उसको भी हाईकोर्ट में एक आरोपी के कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। एसपी साहब जो है केतन बंसल है, उनको भी हाईकोर्ट के कटघरे में आरोपी की तरह खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। जो आईएएस अधिकारी है सौरभ मिश्रा, उसने खुद बोला है उनके चैम्बर में कि फर्जी विल के आधार पर चित्रा के नाम पे हुआ है, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और वो जो राहुल देव बुरा है, उन्होंने जो इनडायरेक्टली इनको कब्जा दिलाया है, और अभी जो दीव के जो कलेक्टर बने बैठे हैं, उनको भी कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। और वो जो तलाटी है, जो सतीश कुमार नानजी, जो वो तलाटी के बिना जमीन के पेपर में नाम आता नहीं है, तो वो एक मेन कलाकार है, और उसको भी जवाब, मामलतदार को जवाब देना पड़ेगा, जो रजिस्टर डिपार्टमेंट उसको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट पार्टी सब रजिस्टर को भी बनाया है, तो उसमें सब रजिस्टर भी आ जाती है, और जो तलाटी उसको भी जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये पूरा मामला कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से आपको न्याय मिलेगा, या फिर बीच में आपको हार कर बैठना पड़ेगा? नहीं, न्याय तो मिलेगा ही, न्याय तो मिलेगा, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलने वाला होता तो मैं कौन हूँ? मैं तो एक एचएससी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई वकील रखा नहीं हूँ, स्टार्टिंग से वकील नहीं रखा हूँ, मैंने हाईकोर्ट में भी वकील नहीं रखा हूँ, तो फिर कहाँ अटकता है? मैं तो उनको खुला मैदान दे दिया, तुम वर्ल्ड का बड़े से बड़ा वकील करो, मैं कोई वकील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही हियरिंग में बात को खत्म कर दूंगा। देखिए, इन लोगों उस बात पे लाते ही नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट हो तो लाएंगे ना, क्योंकि उनको भी पता है, सभी सरकारी अधिकारियों को पता है, सभी वकीलों को पता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन कोई सामने आना नहीं चाहता है। और सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि ये तो आगे ये तो चलते रहेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा, हाईकोर्ट भी अगर मैं देखना है तो हाईकोर्ट भी इनको सपोर्ट करता है कि ना, वो देखना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट किसको सपोर्ट करते हैं। फिर तो अपने पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो उसको फिर हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, और आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या लगता है आपको, आखिरी में एक सवाल रहेगा कि आप किस तरीके से इनको गलत साबित कर सकते हैं? नहीं, वही गलत यही है कि 2.5 साल में उन लोग मुझे साबित नहीं कर पा रहे हैं। पेपर जो बोगस सर्टिफिकेट होने, मतलब सर्टिफिकेट में नाम होने के बाद भी, 1/14 के नाम होने के बाद भी, हाउस टेस्ट में नाम होने के बाद भी, जब उन लोग साबित नहीं, तो उन लोग कहाँ साबित करेंगे? कहीं पे भी सामने, ना तो सेशन कोर्ट में साबित कर पाए, ना तो एसडीएम में साबित कर पाए, ना तो ये अभी जो सीनियर डिवीजन में केस चल रहा था वहां पे भी कहीं पे भी तो साबित नहीं कर पाए। अब ये जो 20 जून को जो उनका दीपेश शर्मा का हाउस है, उसमें वो पूरा खुला हो जाएगा। हाँ, वो डेट ले लेगा या कुछ ना कुछ बहाना निकालेंगे तो बात अलग है। बाकी मैं उसको जो सवाल पूछूंगा, उसमें मेरे पास एक अधिकारी है, वो खुद आके जवाब देगा कि ये जो बोल रहा है कैसे, किस तरह से गलत है करके। क्या लगता है आपको कि इस मामले में आप हैं तो किसी प्रकार का कोई लालच आपको, किस वजह से इस मामले के पीछे नहीं, ऐसे मुझे बहुत लोग समझाने आए हैं, बहुत 8-9 बार लोग समझाने आए, और मेरे रिलेटिव को भी बोलते हैं कि उसको समझाओ करके। तो मेरा यही कहना है कि मैं क्यों समझूं? मुझे इस तरह से परेशान करने की जरूरत क्या था? अगर उन लोग क्लियर था तो मैं तो उनको खुला मैदान दिया हूँ, सब मुझे गलत साबित कर दे। अभी मैं जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन किया था, वो भी मुझे बोलते हैं कि आप वकील करो। मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मैं वकील क्यों करूं, क्यों मुझे वकील करने की जरूरत क्या है? जब उन्होंने बोला हमने खरीदा हुआ है, हमको शौचालय तोड़ने का परमिशन मिला, फिर मुझे वकील करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा हक का हिस्सा मांगा है, मैं हक का हिस्सा तो मैं मांगा नहीं। अगर हक का हिस्सा मांगा हूं, या फिर मैं ये बोलूँ मुझे वहां से खाली नहीं कराना, नहीं तो बात अलग है। मैं तो फ्रॉड के खिलाफ हूँ। मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर सताएगा, वो नहीं चलेगा। जज ने भी मेरे को, जो जूनियर डिवीजन के जज है, उन्होंने मुझे पूछा
उन्होंने मुझे पूरा सुना, उन्होंने मुझे बोला कि आपका क्या इंटेंशन है, तो मैंने यही बोला मैं फ्रॉड के खिलाफ हूँ, मैं फ्रॉड को चला के नहीं लूंगा, और मेरा बस यही है, अगर फ्रॉड को चलाना होता तो मैं बहुत बहुत पहले समझ लेता था, मुझे फ्रॉड को चलाना ही नहीं है। आखिरी में क्या कहना चाहोगे आप? आखिर में यही कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस फ्रॉड में कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ अभी दमन कोर्ट तो सपोर्ट कर ही रहा है, अब मालूम पड़ा पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, कलेक्टर डिपार्टमेंट, मामलतदार डिपार्टमेंट, सब रजिस्टर डिपार्टमेंट, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट भी सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वो मैं देखना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा हो कि लगातार इस पूरे मामले में कुंदन पार हमारे साथ में बने रहते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बीच में समझा और पहले भी हर एक वीडियो में बताया गया है, मामला सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट का है। इतना सा ही है कि मेरे नाम पे ये जगह जमीन है और ये दस्तावेज मैंने आपको दिखाते, मैटर वहां पर क्लोज हो जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि कुंदन पार गलत तरीके से केस कर रहे हैं या शासन प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, तो अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यानी कि इससे कहीं ना कहीं ये तो साबित हो ही जाता है कि कुंदन पार यहाँ पर गलत नहीं है। किस तरीके से पूरे दमन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, शासन प्रशासन का मजाक उड़ाया जा रहा है, खास करके जो आईएएस अधिकारी आकर बैठते हैं, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, आईजी हो, या जिन लोगों को जनता चुनकर लाती है, वो किस तरीके से जनता के गाल पर तमाचा मारते हैं, झूठ का सपोर्ट करते हैं, 420 को बढ़ावा देते हैं। क्या इस तरीके से देश कभी भी आगे बढ़ेगा? हम जब बात करते हैं अपने देश की तो विश्व गुरु हम हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन उस विश्व गुरु वाले देश में कितने तरीके के गलत गतिविधियां होती रहती हैं और उनका सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहते हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन रहता है। जिस तरीके से आज की डेट में लोग परेशान है कार्य प्रणाली को लेकर या 420 को लेकर, जिस तरीके से एक दमन का व्यक्ति कुंदन पार अकेला इस 420 के खिलाफ लड़ रहा है, और दूसरी तरफ शासन प्रशासन से लेकर न्यायपालिका तक, यानी कि जज साहब की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति, यानी कि ईश्वर का एक रूप बताया जाता है कि न्यायमूर्ति, लेकिन वहां पर भी अगर इस तरीके से केस को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और जानबूझकर गलत लोगों का सपोर्ट किया जाता है, तो आखिरकार जनता अब आखिर में जाएगी कहां? ये खबर तो हम लगातार आप तक पहुंचाते ही रहते हैं और ये खबर फिर आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती, निष्पक्ष इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ये मामला सालासर न्यूज और सालासर समाचार अखबार पर चलता रहेगा। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, और आप इस पूरे मामले में अगर विस्तार से जानते हैं और आपने देखा है तो अपने कमेंट हमें करके अवश्य बताएं, और क्या इसमें और अच्छे से हम कर सकते हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा, इस पूरे मामले में आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर।